नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी, रीड थर्ड ग्रेड साइंस की क्लास हमारी चल रही थी और उसमें हमने टॉपिक उठाया था जैव प्रक्रम पोषण। और जैव प्रक्रम पोषण से रिलेटेड हमारी 2 क्लासें हो चुकी है और ये हमारी तीसरी क्लास है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखिए। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम क्लास को शुरू करते बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक हस्तांतरित होती है। हमें यहाँ पे सवाल दे रखा है, 61वां सवाल क्या दे रखा है तो देखिए, एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक हस्तांतरित होती है। तो यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है 10%, बी ऑप्शन दे रखा है 25%, सी ऑप्शन दे रखा है 50% और डी ऑप्शन दे रखा है 60%। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हम जानते हैं कि पारितंत्र में सामान्यतः 10% ऊर्जा ही एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक हस्तांतरित होती है और शेष ऊर्जा क्या होती है? तो शेष ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन इसका 10% राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है बी ऑप्शन में 25%, सी ऑप्शन में दे रखा है 50% और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 60%। तो ये तो जो 10% से तो अधिक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये इससे 10% वाले रूल से मेल नहीं खाता, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। बाकी राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि पारितंत्र में सामान्यतः 10% ऊर्जा ही एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक हस्तांतरित होती है और शेष ऊर्जा क्या होती है? तो शेष ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है 10%। अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है, यह हमें दे रखा है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है टाइरोसिन, बी ऑप्शन दे रखा है वेलिन, सी ऑप्शन हमें दे रखा है ट्रिप्टोफेन और डी ऑप्शन दे रखा है फिनाइल एलेनिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? तो कौन सा परिवर्तित होता है? तो हम जानते हैं कि ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है, जो चयापचय में महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ट्रिप्टोफेन हमें कहाँ दे रखा है? यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि किसी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है। तो कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? तो ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल नियासिन। जैसे विटामिन B3 आपने देखा होगा, विटामिन B3 में परिवर्तित होता है, जो चयापचय में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन ट्रिप्टोफेन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर का क्वेश्चन, यह हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? तो इसका हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया, बी ऑप्शन दे रखा है उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रिया और सी ऑप्शन हमें दे रखा है कार्बनिक अपशिष्टों का जलना और डी ऑप्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करके देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं समझा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन करने में आप गलत कर बैठोगे, इसलिए आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार, यदि नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार देख लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? कौन सा प्रक्रम है जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? ए ऑप्शन हमें दे रखा है उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया, बी ऑप्शन दे रखा है उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बनिक अपशिष्टों का जलना और डी ऑप्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है, और तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्रकाश संश्लेषण वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो प्रकाश संश्लेषण हमें कहाँ दे रखा है? या हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों डी ऑप्शन क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, यह हमें दे रखा था। तो मुक्त नहीं करता है, तो ये देखो उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, और उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रिया ये भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना ये भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कौन मुक्त नहीं करते? तो
प्रकाश संश्लेषण है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आपको यदि कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स नहीं को ध्यान में नहीं रखते और सीधा क्वेश्चन को देखते हैं और सीधा आंसर टिका कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो। तो आपको यहाँ पे नहीं को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता, यह पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मुक्त करते हैं, ये तो ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जबकि यहाँ पे जो श्वसन प्रक्रिया दे रखी है, तो श्वसन तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए बी सी इसका तो गलत ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें 64 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हरित लवक सहायक है। हरित लवक किसमें सहायक है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वसन में, बी ऑप्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में, सी ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जन में और डी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हरित लवक सहायक है। हरित लवक किसमें सहायक होता है? तो हम जानते हैं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। हरित लवक किसमें सहायक होता है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? तो क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्रकाश संश्लेषण वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो प्रकाश संश्लेषण हमें कहाँ दे रखा है? या में बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट हुआ? हम जानते हैं कि जो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्यों? तो क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। श्वसन और उत्सर्जन क्यों गलत हो गए? क्योंकि श्वसन और उत्सर्जन में हरित लवक की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए ये ए और सी तो गलत हो जाएंगे और बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि श्वसन और उत्सर्जन में हरित लवक की कोई भूमिका होती है क्या? नहीं होती है, इसलिए ए और सी गलत ऑप्शन और बी इसका राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की। 65 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें यह दे रखा है कि वह जैव प्रक्रिया जो ऑक्सीजन मुक्त करती है। हमें ए ऑप्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन दे रखा है श्वसन और उत्सर्जन और सी ऑप्शन दे रखा है श्वसन और डी ऑप्शन दे रखा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? क्या दे रखा है? वह जैविक प्रक्रिया जो ऑक्सीजन मुक्त करती है। कौन सी जैविक प्रक्रिया ऑक्सीजन मुक्त करती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो तो ऑक्सीजन मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पौधे सूर्य प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रकाश संश्लेषण वाला। तो प्रकाश संश्लेषण ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सवाल में क्या दे रखा था? हमें यही दे रखा था कि वह जैव प्रक्रिया जो ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो ऑक्सीजन कौन मुक्त करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन कौन मुक्त करता है? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। श्वसन क्यों गलत हो गया? देखो यहाँ पे दे रखा है, बी ऑप्शन में श्वसन दे रखा है, सी ऑप्शन में हमें श्वसन दे रखा है, डी ऑप्शन में श्वसन दे रखा है। तो श्वसन क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि श्वसन में तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, इसलिए ये बी सी डी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वसन में तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को मुक्त करना है। तो ऑक्सीजन किस में मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और बी सी डी इसके गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें 66 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मानव शरीर का प्रमुख चयापचयी अंग है। मानव शरीर का प्रमुख चयापचयी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे चयापचयी अंग हम जानते हैं कि यकृत। यकृत मानव शरीर का प्रमुख चयापचयी अंग है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा?
डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों डी ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ जो यकृत है, यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही यहाँ विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी यह सहायक होता है। इसलिए ये यकृत वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वृक्क का ये गलत हो जाएगा, फुफ्फुस गलत हो जाएगा, आमाशय गलत हो जाएगा। हमें दे रखा था मानव शरीर का प्रमुख चयापचय अंग है। ए ऑप्शन हमें वृक्क दे रखा था, बी ऑप्शन हमें फुफ्फुस दे रखा था, सी ऑप्शन हमें आमाशय दे रखा था और डी ऑप्शन हमें यकृत दे रखा था। तो हमें कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन करना है? मानव शरीर का प्रमुख चयापचय अंग कौन सा है? तो यकृत है। क्यों? क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, यकृत इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए 67 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है स्टार्च, बी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोटीन, सी ऑप्शन हमें दे रखा है रेसे और डी ऑप्शन हमें दे रखा है वसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, तो लार, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? स्टार्च। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि लार में क्या होता है? तो लार में टाइलिन होता है। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें सवाल क्या दे रखा था? हमें सवाल दे रखा था कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। हम जानते हैं कि लार में क्या होता है? तो लार में टाइलिन होता है। तो टाइलिन क्या करता है? तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, तो ये काम कौन करता है? टाइलिन करता है। और टाइलिन किस में होता है? देखो लार में टाइलिन होता है और टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टार्च इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे मानव शरीर में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया है। मानव शरीर में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है एंटामोइबा कोलाई, बी ऑप्शन हमें दे रखा है जियार्डिया एंटेरिका, सी ऑप्शन दे रखा है एचेरिचिया कोलाई और डी ऑप्शन हमें दे रखा है ट्राइकोमोनास बक्कालिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे मानव शरीर में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया है। मानव शरीर में कौन सा उपयोगी बैक्टीरिया रहता है? तो मानव शरीर में हम जानते हैं कि एस्चेरिचिया कोलाई मानव आंत में पाया जाने वाला एक उपयोगी बैक्टीरिया होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है? यह हमें सी ऑप्शन हमें एस्चेरिचिया कोलाई सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम जानते हैं कि मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है? तो एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई यह मानव आंत में पाया जाने वाला एक उपयोगी बैक्टीरिया होता है जो विटामिन के और विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन एस्चेरिचिया कोलाई इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब एंटामोइबा कोलाई, ए ऑप्शन हमें क्या दे रखा था? ए ऑप्शन हमें एंटामोइबा कोलाई दे रखा था, बी ऑप्शन हमें जियार्डिया एंटेरिका दे रखा है और डी ऑप्शन हमें ट्राइकोमोनास बक्कालिस दे रखा है। तो ये क्यों गलत हो गए? क्योंकि हम जानते हैं कि एंटामोइबा कोलाई होता है और जियार्डिया एंटेरिका होता है, ये तो परजीवी है। ये कैसे है? ये परजीवी है। तो जो ये रोगों का क्या करेंगे? ये रोगों के कारण बनते हैं। और ट्राइकोमोनास बक्कालिसा मुंह में पाया जाता है। ट्राइकोमोनास बक्कालिसा किस में पाया जाता है? तो मुंह में पाया जाता है। इसलिए ये गलत हो गया। हमें क्या पूछा था? हमें तो आंत की बात करनी थी ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यदि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, यह हमें पूछा होता तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होता? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा हुआ है मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है। तो हम जानते हैं कि मानव आंत में पाया जाने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है? तो एस्चेरिचिया कोलाई। यदि पूछा होता कि मानव के मुंह में पाया जाने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है, तब इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता? ट्राइकोमोनास इसका राइट ऑप्शन हो जाता। अब यहाँ पे जो एंटामोइबा कोलाई और जियार्डिया एंटेरिका, ये तो क्या है? ये परजीवी है जो रोग का कारण बनते हैं। इसलिए ये तो गलत हो गए सीधे सीधे। यदि मुंह का पूछा होता तो डी ऑप्शन राइट होता, लेकिन आंत का पूछा इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। आगे 68 नंबर हो गया। आगे हम बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि दो भिन्न जीवों के मध्य का संबंध
जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरा हानि में रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है सहोपकारिता, बी ऑप्शन हमें दे रखा है सहजीविता, सी ऑप्शन दे रखा है सहभोजिता और डी ऑप्शन दे रखा है परजीविता। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि दो भिन्न जीवों के मध्य का संबंध जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरा हानि में जाता है। तो दूसरा हानि में जाता है और एक को लाभ होता है। तो ऐसा किस में होता है? तो परजीविता में होता है। परजीविता तो कहाँ दे रखा है? ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये परजीविता क्यों राइट आंसर किया? क्योंकि परजीविता में एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा हानि में रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते तो जैसे मतलब हम मानव को ही देख लो, तो मानव कैसा है? तो मानव परजीवी है। तो मानव परजीवी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सहोपकारिता में क्या होता है? हमें ए ऑप्शन तो हमें सहोपकारिता दे रखा है। तो सहोपकारिता में क्या होता है? तो सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है। यदि पूछा होता है कि दोनों को लाभ होता है, ऐसा पूछा होता तो सहोपकारिता इसका राइट ऑप्शन होता। यदि हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक को लाभ होता है और दूसरा हानि में जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यह देखो सहभोजिता क्या होता है? तो सहभोजिता के बारे में भी देख लेते हैं। सहभोजिता में एक को लाभ होता है और दूसरे का कोई लेना देना ही नहीं होता है, मतलब दूसरा अप्रभावित रहता है। सहभोजिता में क्या होता है? तो सहभोजिता में एक को लाभ होता है और दूसरा का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, मतलब दूसरा अप्रभावित रहता है। इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सहोपकारिता में तो दोनों का लाभ होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा था? एक को लाभ और दूसरे को हानि। तो ये तो किस में होता है? परजीविता में होता है। परजीविता में एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि जठर रस की पीएच होती है। जठर रस की पीएच कितनी होती है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1.5 से 2.5, बी ऑप्शन हमें दे रखा है 3.5 से 4.5, सी ऑप्शन हमें दे रखा है 5.5 से 6.5 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 7.5 से 8.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? जठर रस की पीएच होती है। तो जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.5 से 2.5 होती है और अम्लीय होती है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1.5 से 2.5 इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जठर रस की पीएच अम्लीय होती है और अम्लीय 1.5 से 2.5 होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो जठर रस में क्या होता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीएच कितनी होती है? 1.5 से 2.5 अम्लीय होती है, इसलिए इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए 71 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में? हमें ए ऑप्शन दे रखा है जल में ध्वनि का, बी ऑप्शन दे रखा है ध्वनि का जल पर प्रभाव, सी ऑप्शन दे रखा है हरित गृह में पौधों का संवर्धन और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें दे रखा है मिट्टी के बिना पौधों का संवर्धन। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना जल और पोषक तत्वों के गोल में पौधों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? मिट्टी के बिना पौधों का संवर्धन। यह हमें कहाँ दे रखा है? यह हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना जल और पोषक तत्वों के गोल में पौधों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हाथी दांत होता है रूपांतरित। किस में रूपांतरित होता है हाथी दांत? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है ऊपरी रत्नक, बी ऑप्शन हमें दे रखा है ऊपरी कृंतक, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा है निचला कृंतक और डी ऑप्शन दे रखा है ऊपरी चर्वणक। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हाथी दांत होता है रूपांतरित। किस में रूपांतरित होता है? तो हम जानते हैं कि हाथी का दांत ऊपरी कृंतक होता है। तो ऊपरी कृंतक यह हमें कहाँ दे रखा है? तो यह हमें ऊपरी कृंतक डी ऑप्शन में बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाथी का दांत कैसा होता है? तो हाथी का दांत ऊपरी कृंतक होता है। कैसा होता है? ऊपरी कृंतक, जो विशेष रूप से बढ़कर यह दांत का रूप ले लेता है। तो इसलिए इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट 73 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ये देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है?
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पे हमें दे रखा है ए ऑप्शन हमें दे रखा है मांसाहारी, बी ऑप्शन दे रखा है शाकाहारी, सी ऑप्शन दे रखा है उत्पादक और डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जो घास खाने वाले जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। तो घास खाने वाले तो ये कैसे हो गए, शाकाहारी हो गए। तो शाकाहारी हमें कहाँ दे रखा है, या हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, ये हमें पूछा था। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो शाकाहारी। शाकाहारी के एग्जाम्पल देखें तो कौन आ जाएगा, हिरण। हिरण क्या है, तो हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। जो पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का, शाकाहारी इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें वायु दे रखा है, बी ऑप्शन हमें पादप दे रखा है, सी ऑप्शन हमें सूर्य का प्रकाश दे रखा है और डी ऑप्शन में चंद्रमा का प्रकाश दे रखा है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो हम जानते हैं कि जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश जीव मंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन हमें सी ऑप्शन इसका सूर्य का प्रकाश इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जीव मंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग है। तो यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सूर्य का प्रकाश। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए, 75 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैग्नीशियम का उपयोग होता है। मैग्नीशियम का उपयोग किसमें होता है, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल के निर्माण में होता है, बी ऑप्शन हमें दे रखा है मिलेनिन के निर्माण में, सी ऑप्शन हमें दे रखा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन और डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में रूपांतरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मैग्नीशियम का उपयोग होता है। मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोग होता है। मैग्नीशियम किस में उपयोग होता है, तो क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्लोरोफिल का निर्माण तो हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेनिन दे रखा है। तो मिलेनिन तो किस क्या करता है, मिलेनिन तो त्वचा रंग प्रदान करता है। तो ये बी ऑप्शन तो इसका गलत ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए अब आगे देख लीजिए 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है आमाशय, बी ऑप्शन हमें दे रखा है छोटी आंत, सी ऑप्शन दे रखा है बड़ी आंत और डी ऑप्शन दे रखा है मलाशय। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है, तो हम जानते हैं कि छोटी आंत में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर रसांकुर होते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, छोटी आंत इसका राइट ऑप्शन है। छोटी आंत हमें कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है, तो हम जानते हैं कि छोटी आंत में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। क्यों, तो क्योंकि इसकी सतह पर रसांकुर होते हैं, इसलिए छोटी आंत में अधिकतम अवशोषण होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं 76 हो गया। अब 77 नंबर पे चर्चा करते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है टेनिक अम्ल, बी ऑप्शन हमें दे रखा है अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या टेनिक अम्ल पाया जाता है, क्या अमीनो अम्ल पाया जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हम जानते हैं कि पाचक रस में HCl पाया जाता है। हम क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के पाचक रस में पाया जाता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा।
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हमें सवाल दे रखा था कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाचक रसों में HCl अमाशय के पाचक रस में पाया जाता है। यह अमाशय के अंदर अम्लीय वातावरण और पाचक एंजाइमों को सक्रिय करने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें डी ऑप्शन में दे रखा था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम देखते निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन को पेप्टोन में, बी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोटीन को पेप्टाइड में, सी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और डी ऑप्शन दे रखा है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को सीधे अमीनो अम्ल में नहीं तोड़ता, बल्कि ये क्या करता है, पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। तो पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को सीधे अमीनो अम्ल में नहीं तोड़ता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये हमें कहां दे रखा है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को सीधे अमीनो अम्ल में नहीं तोड़ता है, बल्कि उसको क्या करता है, पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए 79 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पे 79 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कौन से परिणाम देती है, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है कि जल का प्रकाश अपघटन, बी ऑप्शन हमें दे रखा है क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन का अपचयन, और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कौन सा परिणाम देती है, तो हम जानते हैं कि पौधों में विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन करती है। क्या करती है, जल का प्रकाश अपघटन करती है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो प्रकाश अपघटन ये हमें कहां दे रखा है, तो प्रकाश अपघटन हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। तो जल का प्रकाश अपघटन हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें सवाल दे रखा था कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कौन सा परिणाम देती है, तो हम जानते हैं कि पौधों में विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन करती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल का प्रकाश अपघटन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे 80 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास को शेयर करिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। तो पित्त का संचय किस में होता है, ये हमें ए ऑप्शन दे रखा है प्लीहा, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है अपेंडिक्स, और डी ऑप्शन दे रखा है पित्ताशय। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। तो पित्त का संचय किस में होता है, पित्ताशय में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पित्ताशय हमें कहा दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि पित्ताशय पित्त का संचय करता है जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें प्लीहा दे रखा था, तो प्लीहा क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है। तो प्लीहा और अग्नाशय क्या होता है, जो प्लीहा होता है प्लीहा क्या करता है, तो प्लीहा अग्नाशय प्लीहा का अवशोषी अंग कौन सा होता है, अग्नाशय होता है। और नहीं, प्लीहा क्या करता है, अग्नाशय एंजाइम स्रावित करता है। प्लीहा क्या करता है, ये अग्नाशय एंजाइम स्रावित करता है। और यहाँ पे जो अपेंडिक्स दे रखा है, अपेंडिक्स क्या करता है, अपेंडिक्स तो अवशेषी अंग है, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन हो गए। ए ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया, अग्नाशय भी गलत ऑप्शन हो गया, और अपेंडिक्स भी गलत ऑप्शन हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, पित्ताशय। हमें पूछ रखा था कि पित्त का संचय किस में होता है, तो हम जानते हैं कि पित्ताशय पित्त का संचय करता है जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। और प्लीहा क्या करता है, तो प्लीहा अग्नाशय एंजाइम स्रावण करता है, और अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 81 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एल्कोहल के निराविषण करने वाला अंग है, अल्कोहल के निराविषण करने वाला अंग कौन सा है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है हृदय, बी ऑप्शन हमें दे रखा है फेफड़े, सी ऑप्शन दे रखा है यकृत, और डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एल्कोहल
के निराविषण करने वाला अंग है। कौन सा है? तो हम जानते हैं कि यकृत एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड और फिर हानि रहित पदार्थों में परिवर्तित कर निराविषण करता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? यकृत इसका राइट ऑप्शन है। यकृत कहाँ दे रखा है? यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यकृत एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड और फिर हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करके निराविषण करता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन है? यकृत इसका राइट ऑप्शन है। यकृत इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे हम 82 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है कि छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित और बड़ी आंत से छोटी होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित और बड़ी आंत से छोटी होती है, तो ये तो कुछ गलत ऑप्शन लग रहा है। अब आगे देखिए, छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। नेक्स्ट हमें दे रखा है तीसरा देखिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त स्रावित करती है। 4 दे रखा है, जठर रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इनमें से सही कथन है, हमें सही कथन चुनना है कि सही कथन कौन सा है। यहाँ पे पहला नंबर का वापस देखिए, पहला नंबर यहाँ पे दे रखा था, छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित और बड़ी आंत से छोटी होती है। हम जानते हैं कि छोटी आंत तो बड़ी होती है, छोटी आंत तो कितनी होती है? छोटी आंत तो बड़ी होती है, और बड़ी आंत कितनी होती है? बड़ी आंत तो छोटी होती है, इसलिए इसका तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखो, छोटी आंत कितनी होती है? छोटी आंत तो लगभग 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत कितनी होती है? बड़ी आंत 1.5 मीटर होती है। तो आप ही बताइए कि बड़ी आंत बड़ी कितने कौन सी होगी? जो छोटी आंत है वो बड़ी हो गई, और जो बड़ी आंत है वो तो छोटी हो गई, इसलिए ये तो A1 नंबर है वो तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ये सही बात है कि छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट देखिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है, तो ये भी सही बात है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है, ये सही बात है। नेक्स्ट देखिए, जठर रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जठर रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जठर रस को पूर्ण पाचक रस थोड़ी कहते हैं, जठर रस को पूर्ण पाचक रस थोड़ी कहते हैं, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। यदि दे रखा होता कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं तब तो ये राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है जठर रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 2 भी इसका करेक्ट ऑप्शन है और 3 भी इसका करेक्ट है। तो 2 और 3 यह हमें कहाँ दे रखा था? बी ऑप्शन में दे रखा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, सही बात है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त स्राव करती है, पित्त रस स्रावित करती है, तो ये भी सही बात है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित और बड़ी आंत छोटी होती है, ये लिखा ये गलत हो गया। यदि दे रखा होता कि छोटी आंत 7.5 मीटर बड़ी और बड़ी आंत 1.5 मीटर होती है, तो 1.5 मीटर लंबी होती है, ये दे रखा होता तो राइट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, इसलिए ये 1 भी गलत हो गया। ये 4 देखिए, जठर रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जठर रस को पूर्ण पाचक रस थोड़ी कहते हैं, हम जानते हैं कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 83 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? किस में एंजाइम नहीं होता है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है पित्त रस, बी ऑप्शन हमें दे रखा है अग्नाशयी रस, सी ऑप्शन हमें दे रखा है गैस्ट्रिक रस, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है लार। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? तो किस में एंजाइम नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो इस पित्त रस कहाँ दे रखा है? या हमें ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब यदि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन कर लिया तो बाकी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी में तो वैसे भी एंजाइम हो गए, क्योंकि अग्नाशय रस में भी होता है, गैस्ट्रिक रस में भी होता है, लार में भी होता है। पित्त में क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ यकृत द्वारा स्रावित होता है और वसा के पाचन में सहायता करता है, इसलिए पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशय रस में क्या क्या होता है? तो ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज
होता है और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। और गैस्ट्रिक रस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक रस में पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया और लार भी गलत हो गया और पित्त रस इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे नहीं दे रखा था, इसलिए ये ए ऑप्शन राइट हो गया। यदि दे रखा होता कि निम्न में से किस में एंजाइम होते हैं, तो किस में एंजाइम होते ये दे रखा होता तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होता, सी ऑप्शन भी करेक्ट होता और डी भी करेक्ट होता, क्योंकि अग्नाशय रस में भी एंजाइम होते, गैस्ट्रिक रस में भी एंजाइम होते और लार में भी एंजाइम होते, जबकि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशय रस में कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज एंजाइम होते हैं। और गैस्ट्रिक रस में कौन से होते हैं, तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखिए 84 नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पेट की आंतरिक परत को गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय रस, और यहाँ पे ए ऑप्शन हमें अग्नाशय रस दे रखा है, बी ऑप्शन हमें दे रखा है पित्त रस, और यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दे रखा है म्यूकस, और डी ऑप्शन दे रखा है पाचक रस। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो हम जानते हैं कि देखो पेट के आंतरिक परत को गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हम जानते हैं कि पेट की आंतरिक परत को HCl से म्यूकस बचाता है। HCl से क्या करता है, म्यूकस बचाता है, जो पेट की दीवारों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। तो इसलिए म्यूकस कहाँ लिख रखा है, तो म्यूकस हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सब क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा कि पेट की आंतरिक परत को गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हम जानते हैं कि पेट की आंतरिक परत को HCl से म्यूकस बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है, जो पेट की चारों दीवारों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, म्यूकस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 85 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट, इस क्वेश्चन को देखिए। 85 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि किसी व्यक्ति की लार में सलाइवरी एमिलेज की कमी हो तो मुंह गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है वसा का फैटी एसिड में परिवर्तन, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन का अमीनो एसिड में परिवर्तन, सी ऑप्शन दे रखा है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन का अवशोषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमें क्या दे रखा है, सवाल यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें दे रखा है कि यदि किसी व्यक्ति की लार में सलाइवरी एमिलेज की कमी हो जाती है, सलाइवरी एमिलेज, तो हम जानते हैं कि सलाइवरी एमिलेज लार में मौजूद एक एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्कराओं में तोड़ता है और इसकी कमी से मुंह में स्टार्च का पाचन बाधित होता है। तो यहाँ पे स्टार्च का पाचन बाधित होता है, तो स्टार्च हमें कहाँ दे रखा है, तो स्टार्च हमें दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, तो यह हमें कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो ए ऑप्शन में हमें वसा दे रखा था, बी ऑप्शन में प्रोटीन दे रखा था, डी ऑप्शन में विटामिन दे रखा था, तो ये क्यों गलत हो गए। तो वसा तो किस में पाया जाता है, तो वसा किस में पाया जाता है, वसा तो छोटी आंत में पाई जाती है, और प्रोटीन किस में पाया जाता है, देखो वसा का पाचन किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो पेट में होता है। और विटामिन का अवशोषण किस में होता है, तो विटामिन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसलिए ये तो गलत हो गए, ये तो गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। हमें तो क्या पूछा था, हमें पूछा था सलाइवरी एमिलेज की कमी हो तो मुंह गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सलाइवरी एमिलेज लार में मौजूद एक एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्कराओं में तोड़ता है और इसकी कमी से मुंह में स्टार्च का पाचन बाधित होता है। तो स्टार्च का पाचन बाधित होता है तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। वसा क्या करता है, तो वसा का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो पेट में होता है। और विटामिन का अवशोषण किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। इसलिए ये तो ए बी डी ये तो गलत ऑप्शन हो गए, और स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 86 का नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है भोजन का आत्मसात बड़ी आंत में होता है, भोजन का आत्मसात बड़ी आंत में होता है, ये बड़ी आंत में होता है। देखो बड़ी आंत में थोड़ी होता है, ये तो छोटी आंत में होता है, ये तो पहले गलत दे दिया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भोजन का आत्मसात बड़ी आंत में होता है,
बी ऑप्शन हमें दे रखा है बड़ी आंत में उंगली जैसे प्रक्षेप होते हैं। सी ऑप्शन हमें दे रखा है बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन हमें चुनना है कि तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी आंत छोटी आंत से हमेशा चौड़ी होती है। बड़ी आंत क्या होती है? छोटी आंत से हमेशा चौड़ी होती है। कितनी चौड़ी होती है? तो 4 से 6 सेमी व्यास की चौड़ी होती है। और जो छोटी आंत होती है वो कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें बोल रहा था कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है? तो बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी। तो बड़ी आंत तो छोटी आंत से चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि बड़ी आंत का व्यास कितना होता है? तो बड़ी आंत का व्यास 4 से 6 सेमी होता है। और छोटी आंत का व्यास कितना होता है? तो छोटी आंत का व्यास 1.5 मीटर होता है। इसलिए बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे भोजन का आत्मसात बड़ी आंत में होता है। देखो भोजन का जो आत्मसात होता है, आत्मसात और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में थोड़ी होता है। इसलिए ये गलत हो गया। अब गलत हो गया। और विली छोटी आंत में पाए जाते हैं और ना कि ये बड़ी आंत में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बड़ी आंत लिखा है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बड़ी आंत में होता है तो ये भी गलत हो गया। भोजन का आत्मसात तो हमेशा छोटी आंत में होता है। यहाँ पे जो विली होते हैं वो छोटी आंत में पाए जाते हैं, बड़ी आंत में थोड़ी पाए जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 87 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें दे रखा है कि मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है। मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बड़ी आंत, बी ऑप्शन दे रखा है छोटी आंत, सी ऑप्शन दे रखा है मुंह और डी ऑप्शन हमें दे रखा है पेट दे रखा है। तो मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है, तो हम जानते हैं कि वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और जहां यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पे छोटी आंत कहाँ दे रखा है? तो छोटी आंत हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? हमें क्वेश्चन दे रखा था कि मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, जहां यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन छोटी आंत इसका राइट ऑप्शन होगा। अब मुंह में दे रखा है, तो यहाँ पे मुंह दे रखा है, यहाँ पे पेट दे रखा है, यहाँ पे बड़ी आंत दे रखा है। तो देखो मुंह में तो स्टार्च का पाचन होता है और मुंह में तो किसमें देखो मुंह में तो क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है, इसलिए मुंह तो इसका गलत ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे पेट दे रखा है, तो पेट में क्या होता है? तो पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। बड़ी आंत क्या करती है? तो बड़ी आंत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। मुंह में क्या होता है? तो मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। और पेट में क्या होता है? तो पेट में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। छोटी आंत इसका राइट ऑप्शन। मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन, तो वसा का पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? आहार नाल में निगल लिया गया भोजन नीचे की ओर क्यों जाता है? तो आहार नाल में निगल लिया गया भोजन नीचे की ओर क्यों जाता है? हमें ए ऑप्शन दे रखा है ग्रास नली की दीवार की मांसपेशियां संकुचन करती है। बी ऑप्शन दे रखा है भोजन के साथ तरल पदार्थ बहता है। सी ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और डी ऑप्शन दे रखा है स्वस्थ जीव भोजन के नीचे धकेलने के लिए बल लगाती है। स्वस्थ जीव भोजन को नीचे धकेलने के लिए बल लगाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आहार नाल में निगल लिया गया भोजन नीचे की ओर क्यों जाता है? तो नीचे की ओर क्यों जाता है? तो क्रमाकुंचन के कारण नीचे की ओर जाता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रास नली की दीवारों में क्रमाकुंचन नामक संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया होती है, जो भोजन को पेट की ओर ले जाती है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पेट की ओर ले जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ग्रास नली की दीवार की मांसपेशियां संकुचन करती है। संकुचन करने पर क्या होता है? संकुचन करने पर ही तो भोजन पेट की ओर जाएगा, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये सी ऑप्शन हमें क्या दे रखा था? गुरुत्वाकर्षण दे रखा था, तो गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें जीव दे रखा था। जो गुरुत्वाकर्षण और जीव है वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गए।
ये गलत ऑप्शन क्यों हो गए? क्योंकि ये देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो ये सहायक हो सकता है और जीव भी भोजन को धकेलने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। तो मुख्य कारण क्या है? तो क्रमाकुंचन ये मुख्य कारण है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया और सी और डी इसका गलत ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया? हमें क्या दे रखा था? आहार नाल में निगल लिया गया भोजन नीचे की ओर क्यों जाता है? तो क्रमाकुंचन के कारण नीचे की ओर जाता है, या मांसपेशियां संकुचन करती है इसलिए नीचे की ओर जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप गुरुत्वाकर्षण बल और जीव ये मत करना, क्योंकि ये सहायक हो सकते हैं लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 89 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 89 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। कौन सी है? यहाँ पे ए अवशोषण दे रखा है, बी उत्सर्जन दे रखा है, सी आत्मसात दे रखा है, डी अंतर्ग्रहण दे रखा है और ई पाचन दे रखा है। इनको शरीर में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको शरीर में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शरीर में होने के क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम जानते हैं कि मानव पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्रम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण के बाद में पाचन होता है, पाचन के बाद में अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में आत्मसात होता है और आत्मसात के बाद में उत्सर्जन होता है। तो इसलिए क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले अंतर्ग्रहण हो जाएगा। तो अंतर्ग्रहण कहाँ दे रखा है? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण तो ये हमें डी दे रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे डी होना चाहिए। तो डी हमें कहाँ दे रखा है? दो जगह दे रखा है। तो यहाँ पे बी तो गलत ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे डी भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। अब अंतर्ग्रहण के बाद में क्या होता है? पाचन होता है। तो पाचन हमें कहाँ दे रखा है? ई दे रखा है। तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे पाचन तो ई, तो डी ई, तो डी ई कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद में क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद में क्या होता है? अवशोषण। तो अवशोषण कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ए ऑप्शन में। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा अवशोषण हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा अवशोषण के बाद में क्या होता है? आत्मसात होता है। तो यहाँ पे सी है वो तो चौथे नंबर पे आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण के बाद में पाचन, पाचन के बाद में अवशोषण, अवशोषण के बाद में आत्मसात और आत्मसात के बाद में उत्सर्जन। तो ये क्या हो गया? तो ये मुंह में प्रवेश से लेकर निष्कासन तक की पूरी प्रक्रिया हो गई। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन की हमें पहचान करनी है। गलत कथन कौन सा है? अब हमें ए ऑप्शन हमें दे रखा है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा और वृद्धि के लिए करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल पत्तियों और एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। डी ऑप्शन दे रखा है, जड़े पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ। जड़े पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ। तो देखो जड़े पादपों की खाद्य फैक्ट्री, ये तो देखो बाकी ए बी सी ये ऑप्शन तो ठीक ठीक लगे, लेकिन यहाँ पे देखो जड़े पादपों की खाद्य फैक्ट्री है। जड़े थोड़ी पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। हम तो जानते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ उनकी पत्तियां होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे तो जड़े दे रखा है, इसलिए ये असत्य पूछा है। तो असत्य पूछा इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ उनकी पत्तियां होती है, जड़ें नहीं होती है। क्योंकि जड़ें तो जल और खनिजों का अवशोषण करती है और क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। जड़ें प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करती है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें तो असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा है? जड़े पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, ये लिखा, इसलिए ये गलत हो गया। यदि इसकी जगह लिखा होता कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, ये लिखा होता तब तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि हम जानते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ उनकी पत्तियां होती है और जड़ें नहीं होती, ऐसा हम जानते हैं। और जड़ें जल और खनिज का अवशोषण थोड़ी करती है। जड़ें तो जल और खनिज का अवशोषण करती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो जड़ें थोड़ी करती है, ये तो पत्तियां करती है। इसलिए असत्य कथन कौन सा? जड़ें पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, ये लिखा है, ये गलत ऑप्शन हो गया। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक
करें और अच्छी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।